जय हिंद। स्वागत है आप लोग का एम्बिशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम आशीष है और आप हमारे साथ आज जुड़े हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा नया टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ। अब आप सोच रहे होंगे सर इलेक्ट्रोस्टैटिक की जो पोटेंशियल वाला पार्ट है उसमें कूलम्ब्स लॉ कहाँ से आ गया। कूलम्ब्स लॉ तो हम पहले कर चुके हैं ऑलरेडी, तो अभी दोबारा क्यों कर रहे हैं। देखिए कूलम्ब्स लॉ यहाँ पर हमें डिराइव तो करना है, लेकिन हमें एक ऐसे लॉ की हेल्प लेनी है जिसको हमने रिसेंटली अपने पिछले वीडियोस में पढ़ा और वो उसका नाम है गॉस थ्योरम। सो बेसिकली हमारा आज का क्या टॉपिक होने वाला है, डिडक्शन ऑफ कूलम्ब्स लॉ बाय गॉस थ्योरम। देखिए इसमें हम कूलम्ब जो लॉ था उसका तो डेरिवेशन करेंगे ही करेंगे। हम इसमें ये भी ले सकते हैं कि हम यहाँ पर डिडक्शन किसका भी और क्या करने वाले हैं, हम यहाँ डिडक्शन करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। ठीक है ना, इंटेंसिटी, और बाय किसकी हेल्प से, गॉस थ्योरम। यानी कि हम F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर का भी डेरिवेशन देखेंगे। Along with that हम लोग E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर भी देखेंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन छोटा सा होने के साथ साथ इसकी इम्पोर्टेंस भी उतनी ही ज़्यादा है। तो आइए देखते हैं कि हम कूलम्ब लॉ का डेरिवेशन या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला था ये वाला, इसका डेरिवेशन हम गॉस थ्योरम से किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम जब डेरिवेशन का प्रोसेस शुरू करेंगे तो हम पहले इसका डेरिवेशन करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का करेंगे, और फिर उसके बाद हमारा अपना गॉस थ्योरम की हेल्प से हमारा कूलम्ब्स लॉ का डेरिवेशन भी हो जाएगा। अब एज यू नो दैट कि जब कूलम्ब्स लॉ का हमने जिक्र कर लिया है तो डेफिनेटली वी हैव टू टेक अ स्फीयर और एनी अदर शेप जिस पर एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करना पड़ेगा, और उस गॉसियन सरफेस को हम अपना बेस मानते हुए इस डेरिवेशन को पूरा करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर एक स्फीयर ले रहे हैं। इस स्फीयर के सेंटर पर यहाँ पर कहीं पर प्लस क्यू चार्ज हमने रख लिया है। अब आप जानते हैं कि इस प्लस क्यू चार्ज से लगातार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल करके और ये आउटवर्ड लगातार जाती रहेंगी। सो बेसिकली इसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी होंगी वो इस तरीके से लगातार इससे बाहर निकल रही होंगी। अब आप इसके सरफेस पर यानी सर्कमफेरेंस पर कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहेंगे तो वो सेम होगी, क्योंकि ये एक स्फीयर है तो इसका रेडियस हर जगह बराबर रहेगा। तो जब डिस्टेंस सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हर पॉइंट पर सेम रहने वाला है। बाय द वे हमें अभी गॉस की थ्योरम अप्लाई करनी है, तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा एक गॉसियन सरफेस ले रहा हूँ, ठीक है ना, और ये जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आप देख रहे हैं इसको मैं स्मॉल r मान रहा हूँ। यानी कि जो ये मेरा ये स्फीयर है ये स्मॉल r रेडियस का है। पिछले काफ़ी वीडियोस में हम लगातार डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम गॉसियन सरफेस लेते हैं तो उसके एरिया को एरिया नहीं एरिया वेक्टर लिया जाता है, यानी उसमें डायरेक्शन हम कंसीडर करते हैं। कहाँ होगी इसकी डायरेक्शन, तो रूल्स के हिसाब से भैया किसी भी गॉसियन सरफेस का एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड आउटवर्ड होता है। सो ये होना चाहिए ds वेक्टर की डायरेक्शन। इस पर्टिकुलर एरिया में या इस रीजन में, जिसे आप एरिया वेक्टर कहते हैं, इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइंस होगी, या यूं कह लीजिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी वो कहाँ होगी। तो चूंकि ये एक पॉजिटिव चार्ज इसके सेंटर इनसाइड रखा हुआ है, चूंकि आउटसाइड चार्ज हम पहले बता चुके हैं कि कोई कंट्रीब्यूशन नहीं प्ले करता फ्लक्स में, तो अंदर रखे हुए चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल करके लगातार ये आउटवर्ड जा रही होंगी। सो इस जगह पर, इसी पॉइंट पर हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, वो भी सेम वही होगी, आउटवर्ड एंड परपेंडिकुलर। सो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि इस गॉसियन सरफेस पर, ये जो हम यहाँ दिखा रहे हैं आपको, इस गॉसियन सरफेस पर E वेक्टर और ds वेक्टर ये दोनों एक पर्टिकुलर डायरेक्शन यानी कि एक ही डायरेक्शन में है। अब क्या हो रहा होगा कि इस गॉसियन सरफेस से लगातार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पार जा रही होंगी। अगर किसी गॉसियन सरफेस या किसी सरफेस के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करके बाहर जाती हैं, सो हम उस सरफेस का फ्लक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस सरफेस से जिसको हमने ds लिया है, छोटा सरफेस है,
गॉसियन सरफेस कहते हैं इसको। इसका फ्लक्स कितना है, ठीक है ना। सो हम यहां लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ ds सरफेस। तो ये हो जाएगा फाई इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। यही है फ्लक्स का फॉर्मूला। नहीं जानते अगर आप इस फार्मूले को, तो आपको डिस्क्रिप्शन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम की वीडियो का लिंक गिवन है, वहाँ पर जा करके प्लीज़ उसको एक बार देखिए। तो ये सबसे बेसिक फार्मूला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का किसी गिवन सरफेस के लिए। सो मान लेते हैं कि ये अपना इक्वेशन नंबर 1 है, लेकिन मैं क्या सोच रहा हूँ कि यहाँ से ना इसको हटाया जाए, वेक्टर फॉर्म ना लिया जाए। क्या किया जाए इसके लिए भाई, इसके लिए हम यहाँ से दोनों के ऊपर से एरो रिमूव करके, चूंकि आप जानते हैं डॉट लगा हुआ है, एरो हटेगा तो कॉस थीटा विल कम इनटू प्ले। अब यहाँ थीटा कितना रखा जाए, तो ये थीटा, ये जो एंगल बन रहा है वो इन दोनों के बीच में बन रहा है, ई और डी एस की। जरा उधर देखें, जरा इस सरफेस पर ई और डी एस की क्या डायरेक्शन है, सेम। अगर डायरेक्शन सेम है तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो यहाँ पर फाई इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई इंटू डी एस, और ये आप यहाँ पर कॉस 0 पुट करके, तो फाई इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई इंटू डी एस, दैट इज इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर आप ले सकते हैं। ये हो गया डेरिवेशन का एक पार्ट कंप्लीट। अब आगे चलते हैं। वी ऑल नो दैट कि जब इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पार जा रही होंगी तो कुछ यहाँ पर चार्ज भी पास हो रहा होगा, क्योंकि आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो इमेजिनरी पाथ होते हैं जिससे फ्री चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, इफ़ इट इज़ फ्री टू डू सो, अगर उसको ऐसा करने दिया जाए तो यहाँ पर हम गॉस की थ्योरम अप्लाई करते हैं। देखिए गॉस की थ्योरम अप्लाई क्यों करनी है, क्योंकि आपको जो डिडक्शन गुलम्स लॉ करना है वो गॉस थ्योरम की हेल्प से ही करना है। अब आपने हेडिंग में बड़ा बड़ा लिखा है कि गॉस थ्योरम और आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो फिर तो ये बात कुछ बनेगी नहीं। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं यूजिंग गॉस थ्योरम। क्या था गॉस थ्योरम? गॉस ने कहा था कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ अ गिवन सरफेस या गिवन एरिया होगा, दैट इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टू द चार्ज इनक्लोज्ड, दैट इज 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टू द चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। तो इसने कितना चार्ज इनक्लोज किया हुआ है, प्लस क्यू चार्ज, तो प्लस क्यू चार्ज ये रहा, और उसका 1 बाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान रखें, ये हमने आपको पिछली वीडियोस में बार बार बताया था कि जब हम ये गॉस थ्योरम पढ़ते हैं तो हम सारा का सारा सेटअप जो हमारा होता है इसको हम वैक्यूम में कंसीडर करके लेके चलते हैं। सो लेट दिस बी आवर इक्वेशन नंबर 2। अब आप यहाँ से क्लियर देख सकते हैं, मैं यहाँ से थोड़ा दिखाता हूँ आपको। देखिए इक्वेशन नंबर 1 अगर आप देखें तो ये भी फाई की वैल्यू, और इक्वेशन नंबर 2 देखें तो वो भी फाई की वैल्यू। तो क्या हम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड को इक्वेट कर सकते हैं? डेफिनेटली इक्वेट कर सकते हैं। तो हमारा अगला स्टेप क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, और ये आपका क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई इंटू डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन का सिंबल है, तो इंटीग्रेट तो उसे ही करेंगे जिसको आपने स्मॉल अमाउंट लिया होगा, डी एस एरिया स्मॉल लिया है, और ये तो ई है, इसको तो आप बाहर करेंगे। तो ये आ जाएगा ई क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और मैं फिर से एक बार क्लियर कर दूं, इस जगह पे देख सकते हैं आप, यहाँ आपको दिखेगा क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ डी एस की जब भी हम बात करते हैं तो ये टोटल एरिया को रिप्रेजेंट करने लगता है। टोटल एरिया को स्फीयर लिया है, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो क्यों ना हम इस क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी एस के बदले टोटल सरफेस एरिया पुट कर लें। सो आइए, इस डायग्राम का अब कोई ऐसा काम तो रहा नहीं, सो इसको यहाँ से हटा देते हैं। वैसे भी जो चीज़ें हमारे काम की नहीं हैं वो रद्दी के भाव बिक जाती हैं, जैसे 11th की कॉपियाँ। तो अब क्या किया जाए कि इसकी वैल्यू पुट कर ली जाए, ठीक है। आओ ई इंटू, भाई इसके बदले आपने क्या कहा पुट करने के लिए, 4 पाई आर स्क्वायर, और ये क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब यहाँ से आप जानते हैं अगर इस चीज़ को उठा के मैं उधर भेजूँ तो ये आ जाएगा E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और अगर इसको थोड़ा सा अरेंज किया जाए, यानी आर स्क्वायर को उधर ले लूँ
और एप्सिलॉन को यहाँ ले लो तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये आ जाएगा क्यू बाई आर स्क्वायर। और आप अगर इसको पहचानते होंगे तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। तो क्या है कि अगर आपको एग्जाम में सीधे सीधे कि ड्यू टू पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये डिराइव करना उस समय नहीं याद आ रहा है, तो आप ये डेरिवेशन भी करके ये लिख सकते हैं। बिल्कुल 100% ट्रू माना जाएगा। बस ये पॉइंट चार्ज नहीं है, कोई एक प्लस क्यू चार्ज है, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेरिवेशन। लेकिन हमने तो कहा है कि हम डिडक्शन करेंगे कूलम्ब्स लॉ का, और कूलम्ब्स लॉ का डिडक्शन करेंगे गॉस थ्योरम की हेल्प से। तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकली। अभी कूलम्ब्स लॉ कहाँ आया? तो हम जानते हैं, बहुत छोटा सा स्टेप और अगर आप करेंगे तो आपको कूलम्ब्स लॉ यहाँ से मिल जाएगा। क्या जानते हो आप? बहुत कुछ जानते हैं सर हम। चलो जो कुछ बहुत जानते हैं उसमें जानकारी और ऐड कर लो, और वो जानकारी ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्ब का फोर्स जिसे कहते हैं वो कुछ इस तरीके से लिया जाता है। क्योंकि भाई हमने आपको याद होगा तो हमने आपको पिछले काफ़ी डेरिवेशंस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहा था। वो क्या होता है? इट इज़ द फोर्स ऑन पर यूनिट चार्ज या टेस्ट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ से हम F इज इक्वल टू ई इंटू क्यू नॉट ले सकते हैं। ये E का वैल्यू पिक करके यहाँ डालें अगर आप, तो आपको मिलेगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ एक Q है, यहाँ Q नॉट है, तो Q इंटू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। और यही है आपके कूलम्ब्स लॉ का डेरिवेशन। और किसकी हेल्प से? गॉस थ्योरम की। तो ध्यान रखेंगे, हो सकता है एग्जाम में वो यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ ना लिखें, वो आपसे ये कहते हैं कि डिडक्शन ऑफ कूलम्ब्स लॉ ना करके डिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाय गॉस थ्योरम ड्यू टू अ चार्ज पार्टिकल। अब वो पॉइंट चार्ज नहीं कहेंगे, ड्यू टू अ चार्ज पार्टिकल कह दिया उन्होंने। सो ये रहा आपके पास पूरा का पूरा इसका डेरिवेशन। बहुत छोटा सा डेरिवेशन है, और आप अगर नोटिस किया होगा आपने तो ये डेरिवेशन यहाँ तक ऑलमोस्ट यहाँ तक चले आए, यहाँ तक आज चले आए। तो ये वही डेरिवेशन है जो गॉस थ्योरम की वेरिफिकेशन, जहाँ हमने ये प्रूव किया था कि कैसे हमको फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट मिला। ये वही तो डेरिवेशन पूरी है। नया क्या किया? नया सिर्फ ये किया हमने कि यहाँ ई का वैल्यू नहीं पुट किया, वहाँ करते थे। यहाँ हम यहाँ ई का वैल्यू पुट करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से वो कटेगा, तो ऑटोमेटिकली क्या बचेगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट बचेगा। तो वो गॉस की जो वेरिफिकेशन थी ना, उसी डेरिवेशन में स्लाइटली 1 2 3 4 स्टेप चेंज करेंगे अगर आप, तो आपको ये डेरिवेशन रटने की जरूरत नहीं है, बिना रटे काम चलेगा। तो ये गॉस थ्योरम के बाद गॉस थ्योरम की हेल्प से कूलम्ब्स लॉ का डेरिवेशन हमने किया। अब इसके बाद हम जो वीडियो लेक्चर आपके बीच में लेकर के आएंगे वो गॉस की एप्लीकेशंस के बारे में होगा कि गॉस थ्योरम की क्या एप्लीकेशन थी। 5 एप्लीकेशन है। क्या है वो एप्लीकेशन? कैसे उनसे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट की जाती है, कैसे उनसे इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का रिलेशन वेरिएशन बदलता रहता है, क्या उनके ग्राफ होते हैं, क्या वो शो करते हैं। इन सब जानकारी के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस पे लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। तब तक घर पे रहिए, पढ़ते रहिए।